अच्छा जी, अब हमारे पास दो तरीके थे इसको ग्लोबल स्टेट बनाने के। एक तरीका क्या था कि रिएक्ट ने एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था, इसका नाम था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। वो अपना एक हुक प्रोवाइड करता था, यूज कॉन्टेक्स्ट। उससे क्या होता था, वो कहता था कि भाई आप कॉन्टेक्स्ट से अपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो। मतलब इन शॉर्ट इजी, अगर मैं बहुत नॉन टेक्निकल टर्म्स में आपसे बात करूं, एक समझ लें, एक ऐसा उसने कहा कि आप एक अलग फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर के अंदर सारी स्टेट्स डाल दो जो ग्लोबल आप करना चाह रहे हो, और हर कंपोनेंट उस फोल्डर को एक्सेस करके अपनी स्टेट निकाल लेगा। भाई क्या मतलब है इस बात का, मैं आप बता देता हूँ आपको, कोई मसला नहीं है। इसको हम इरेज कर देते हैं, या दोबारा से ओपन कर लो भाई। स्टोर नहीं बनाते। कॉन्टेक्स्ट एपीआई की अगर मैं बात करूं, उसमें क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या समझे, एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी प्लेस है, कोई ऐसी एक जगह है, कोई ऐसा एक फोल्डर है जहां मेरी तमाम ग्लोबल स्टेट्स रखी हुई हैं। अच्छा, ग्लोबल स्टेट्स का मतलब सिर्फ स्टेट नहीं है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो ग्लोबल स्टेट भी हो सकती हैं, वो ग्लोबल फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है। अब क्या होगा, मेरे पास तीन कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए, ये पेरेंट है, इसका एक चाइल्ड है यहाँ पे भाई कंपोनेंट बी, और कंपोनेंट सी। सेम ये केस सिनेरियो समझ लेना, सेम ये सिनेरियो रिडक्स में भी चलता है। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे ये करना है कि मुझे कंपोनेंट, ये मेरा कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है, और ये कंपोनेंट सी है। सही है। इस कंपोनेंट सी को कोई डेटा चाहिए। अच्छा, अगर अभी हम थोड़ी देर के लिए कॉन्टेक्स्ट को भूल जाएं तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कंपोनेंट मान लूँ यहाँ पे, तो पहले क्या होता था कि मुझे इस कंपोनेंट से डेटा भेजना पड़ता था ऐप को, फिर ऐप से डेटा भेजना पड़ता था कहाँ पे, सी को भेजना पड़ता था, क्योंकि भाई पेरेंट टू चाइल्ड डेटा डायरेक्ट नहीं आ सकता, वो सारी डायरेक्ट टू डेटा, यहाँ सिबलिंग टू सिबलिंग नहीं आ सकता। आपको पहले चाइल्ड से डेटा भेजना पड़ेगा पेरेंट को, फिर पेरेंट से डेटा भेजना पड़ेगा चाइल्ड को। तो इस केस में हायरार्की क्या बनती है, मैं यहाँ से डेटा भेजता पहले सी को, फिर भेजता ए को, सॉरी पहले भेजता ए को फिर भेजता सी को, ऐसी होता। तो क्या ए के पास कोई ज़रूरत है डेटा भिजवाने की, मुझे डेटा कहाँ चाहिए, सी में चाहिए, तो ए के पास तो बिला हुआ डेटा आ रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट किया था आगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई से पहले। कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने कहा भाई देखो, डेटा किसको चाहिए, डेटा चाहिए, और कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए। भाई इसको डेटा चाहिए, ये डेटा लेने वाला है, ये डेटा देने वाला है, तो भाई आप क्यों बीच में आ रहे हो खामखाई, आपका काम ही नहीं बीच में आने का। डेटा यहाँ से डेटा भेजना है, यहाँ डेटा चाहिए, जब ये दोनों राजी हैं भाई, तो क्यों बीच में आ रहे हो, नहीं आओ बीच में। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ने भाई यही कॉन्सेप्ट दिया था कि डेटा यहाँ चाहिए ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हो, इसको एलिमिनेट करो। ऐसे ही अगर बी को डेटा चाहिए, तो ऐसे नहीं कि डेटा पहले यहाँ से ए में आएगा फिर बी में आएगा। उन्होंने बोला भाई यहाँ से डेटा चाहिए, बी डायरेक्ट ले जाओ डेटा। ये था कॉन्टेक्स्ट एपीआई का रूल। लेकिन एक इसमें भी, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत सक्सेसफुल था और है, अभी भी है, अभी भी बहुत जगह यूज होता है। लेकिन एक मसला आता है इसके अंदर भी, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके जब आपकी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाती है, कोई आपके फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि 30 मुश्किल 30 कंपोनेंट या 40 कंपोनेंट से मुश्तमिल है, ठीक है, तो उसमें आप रिडक्स पे ना जाएं, रिडक्स पे जाना फजूल है, आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी एक इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर 400-500 कंपोनेंट्स हैं, 400-500 कंपोनेंट्स की तादाद, और ऐसा होता है, ये मैं ऐसी नहीं बोल रहा, ये नॉर्मल है, क्योंकि बड़ी एप्लीकेशन पे आप काम करते हैं वहाँ 400 कंपोनेंट 500 कंपोनेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। तो कोई अगर इस टाइप की एप्लीकेशन आपकी है तो आपका ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई वहाँ फेल हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जाके भी हमारे पास क्या आ जाती हैं, थोड़ी बहुत लिमिटेशन आ जाती हैं डेटा की, डेटा को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो ये है ना, ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ, इसका साइज बहुत इंक्रीज हो जाता है, इतनी सारी स्टेट्स के अंदर आके भर जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आके भी एक तरह की लिमिटेशन है। मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई समझाने का मकसद ये था कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई अपने एंड से चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको, क्यों, क्योंकि भाई हम डायरेक्ट पढ़ेंगे रिडक्स, डायरेक्ट बड़ी चीज़ पढ़ेंगे। जब यहाँ लिमिटेशन आना शुरू हो गई तो फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया था भाई रिडक्स का। रिडक्स ने क्या कहा, रिडक्स के भाई रिडक्स थी इनलिमिटेड, इनफाइनाइट, आप वहाँ पे स्टेट्स स्टोर कराओ, कोई मसला ही नहीं है, इजीली मैनेज करेगा वो। तो अब आपको बात समझ में है कि रिडक्स तक पहुँचे कैसे हम। तो ये समझना ज़्यादा बड़ा ज़रूरी था पहले कि रिडक्स तक हम जो अपनी जो हमारा
क्या ऐसा हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ कि हमने रिडक्स को प्रेफर किया। तो भाई वो इंसिडेंट ये था। अब रिडक्स में क्या होगा भाई, इस सिनेरियो के अंदर रिडक्स का भी यही है। रिडक्स में क्या होता है, अच्छा जैसे कॉन्टेक्स्ट सीपीआई में क्या होता है, इसको ये यहाँ भी एक कॉन्टेक्स्ट बना, जैसे कॉन्टेक्स्ट सीपीआई में एक जो ग्लोबल स्टेट जहाँ सारी हम रखते हैं उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। हमें कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, वहाँ सारी स्टेट रखते हैं। पर फर्क ये रिडक्स के अंदर उसे कहते हैं स्टोर। वहाँ हम कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाते, वहाँ क्या बनाते हैं, एक स्टोर बनाते हैं। उस स्टोर के अंदर अपनी तमाम स्टेट्स को, फंक्शंस को हम रखते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। फिर उस स्टोर को हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस के से दोहरा के, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के जहाँ रिसीव करनी होती है वहाँ रिसीव करते हैं। सही है। तो भाई ये था हमारे पास रिडक्स। अब मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ रिडक्स का कि रिडक्स भाई है क्या, हम अब पढ़ क्या रहे। अब हम आ गए रिडक्स पे। आप अगर आए डॉक्यूमेंटेशन पे, अच्छा रिडक्स बेसिकली है क्या। रिडक्स आपके पास एक लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट की। रिडक्स क्या है, आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, अब प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्स। यहाँ लिखा हुआ है जेएस, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ रिएक्ट। मतलब रिडक्स एक जर्नल लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के लिए। ये रिएक्ट की स्पेसिफिक नहीं है, ये एंगुलर भी चल रही होती है, ये व्यू भी चल रही होती है, कोई भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, हम वहाँ रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल है जी, रिएक्ट नेटिव में भी चलती है, हम जो रिएक्ट नेटिव में भी इसी को यूज़ करेंगे। सही है। तो ये ग्लोबल लाइब्रेरी है, एक जर्नल लाइब्रेरी है जो हर एप्लीकेशन यूज़ कर सकती है जावास्क्रिप्ट बेस्ड। अब ये बेसिकली है क्या, एक लाइब्रेरी है स्टेट मैनेजमेंट के लिए। इसको आप देखें, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको यहाँ पे। अब देखें रिडक्स टीम की अदर लाइब्रेरीज क्या क्या है भाई। रिएक्ट रिडक्स, ये भी एक डिफरेंट लाइब्रेरी होती है जो रिएक्ट के स्पेसिफिक है, जो क्या है रिएक्ट स्पेसिफिक है। और एक है रिडक्स टूल किट। अब रिडक्स टूल किट क्या है, जो अभी करंट एडवांस वर्जन चल रहा है रिडक्स था, बिल्कुल करंट वो चल रहा है रिडक्स टूल किट। लेकिन हम डायरेक्ट इसको पढ़ नहीं सकते, क्यों। फिर आ जाए हमें पेंट के ऊपर। सबसे पहले रिडक्स टूल किट पढ़ने से पहले हमें पढ़नी पड़ेगी जो कोर रिडक्स है। ये ऐसा ही है, यानी कि मैं बोलूं आपसे कि भाई आप जावास्क्रिप्ट पढ़े बगैर रिएक्ट पढ़ लें, पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। आपको पहले जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको देखना पड़ेगा, फिर रिएक्ट पढ़ सकेंगे। तो सेम यहाँ पे भी यही केस है। रिडक्स टूल किट पढ़ने से पहले हमें पढ़नी पड़ेगी कोर रिडक्स, जिसका नाम है रिडक्स थंक। जिसका नाम क्या है, जो कि कोर रिडक्स है, रिडक्स थंक। ये रिडक्स, पहले हमें ये रिडक्स थंक पढ़नी पड़ेगी यहाँ पे कि रिडक्स थंक क्या होती है। जब रिडक्स थंक पढ़ लेंगे तो इसके बाद हमें पढ़नी पड़ेगी रिडक्स टूल किट पढ़ सकते हैं, जो कि अभी इस वक्त करंट मार्केट में चल रही है। अच्छा अगर मार्केट में दोनों चल रही है, आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं ना, तो अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह काम होता है। रिडक्स थंक में भी काम हो रहा होता है वहाँ पे, कोर रिडक्स जिसको बोलते हैं, और रिडक्स टूल किट पे भी काम हो रहा होता है वहाँ पे। लेकिन मेन जो बुनियाद है ना वो है थंक। कोर रिडक्स अगर आप पढ़ेंगे तो टूल किट मुश्किल से एक दिन की कहानी है, बस एक दिन में समझ में आ जाएगी आपको। सही है। तो अब रिडक्स क्या है, किस तरह चल रहा होता है, क्या रिडक्स फ्लो होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको रिडक्स तक पहुंचा दिया मैंने आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आके बस हम रिडक्स का कोड शुरू करेंगे, इसके थ्योरी। अच्छा एक और चीज़, रिडक्स के अंदर भाई पहले थ्योरी है। एक चीज़ आपको बता दूं मैं, इसमें अक्सर लोग बोर हो जाते हैं भाई, कोड तो बहुत बाद में शुरू होता है आगे जाके, कोडिंग पे तो मैं बहुत बाद में आऊँगा। पहले इसकी थ्योरी है कि पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रिडक्स बेसिकली चल कैसे रही होती है, इसका डेटा फ्लो क्या चल रहा होता है। तो पहले तो मैं इसको समझाऊंगा आपको। हाँ हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे, पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, थ्योरी क्या है, क्योंकि थ्योरी के बगैर थ्योरी अगर नहीं पढ़ाऊँ डायरेक्ट कोड पे लेके आऊँगा ना तो सर पे से जाएगा आपके। तो थ्योरी पहले इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स के थ्रू हम देखेंगे। गूगल पे बहुत अच्छे से इसकी जो है ना वो डायग्राम वगैरह मौजूद है, क्या होता है क्या नहीं होता। जी बिल्कुल, मैं आपको चीज़ें सिखा सकता हूँ, टूल्स का इस्तेमाल सिखा दूंगा। उन टूल्स को किस तरह से यूज़ करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भाई अब चीज़ें मुश्किल हैं, रिडक्स का कोड मुश्किल होता है थोड़ा सा समझना, तो अपनी अटेंडेंस को भाई मेक श्योर करें क्लास के अंदर, छुट्टियां कम से कम करें। नेक्स्ट क्लास भाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी वैसे तो, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो रिडक्स पे बिल्कुल हैंड्स ऑन काम शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, जा सकते हैं आप लोग।